सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 20 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। बिहार में 2 महीने में बने 50 लाख किसानों की फार्मर आईडी, सदन में सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। कटिहार के मनिहारी में कपड़ा व्यवसायी के घर चोरी, बंद घर से लाखों के जेवर और नकदी गायब, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। बिहार के सभी अंचलों में बढ़ेगी सुरक्षा, प्रत्येक अंचल को सीसीटीवी कैमरों के लिए 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। पूर्णिया में ससुराल में फंदे से लटका मिला दामाद का शव, पिता बोले मेरे बेटे के साथ उसकी साली भाग गई थी, गुस्से में ससुराल वालों ने मिलकर मार डाला। किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने भारत नेपाल सीमा का किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश, रात्रि गश्त की प्रभावशीलता का किया आकलन। बिहार के मुजफ्फरपुर में निगरानी ने जूनियर इंजीनियर को 9,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा, ऑफिस से रंगे हाथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कागजी प्रक्रिया के लिए मांग रहे थे पैसे। नेपाल के बीटानगर में नेपाल चुनाव को लेकर भारत नेपाल अधिकारियों की मीटिंग, सीमा सुरक्षा और समन्वय मजबूत करने पर हुई चर्चा। अररिया डीएम और एसपी रहे मौजूद। कटिहार से भाकपा माले नेता महबूब आलम ने अग्नि पीड़ितों से की मुलाकात, कटिहार के कुर्सेला में राहत और लोन माफी की मांग। पटना के बख्तियारपुर लूट कांड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, ई रिक्शा और 17 चार्जर लूटे गए थे, 3 अन्य फरार। पूर्णिया में सरकारी शिक्षिका के बंद घर में चोरी, पूजा में शामिल होने मायके गई थी, 2 लाख की ज्वेलरी और 5,000 कैश गायब। पटना रिटायर्ड आर्मी मैन की 3 गोली मारकर हत्या, गोपालपुर में जमीन पर बाउंड्री वॉल कराते वक्त किया शूट, जमीनी विवाद का मामला। पूर्णिया में 99 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, घर से चला रहा था कारोबार, 91,000 कैश भी बरामद खेप की कीमत 2 लाख रुपये। बिहार के रोहतास के कैमूर के 2 शिक्षकों की मौत मामले में जांच शुरू, रात्रि यात्रा नियमों की अनदेखी उजागर, प्रभावित परिवारों को सरकार से मिलेगी मदद। अररिया जिले के फुलकाहा को नया प्रखंड बनाने की मांग, नरपतगंज विधायक ने विधानसभा सत्र में उठाया मुद्दा। किशनगंज में दहेज के लिए गर्भवती महिला को पीटा, मारपीट कर घर से निकाला, बुलेट और सोना की मांग, 8 लोगों पर केस दर्ज। पूर्णिया नगर निगम में सड़क निर्माण में अनियमितता, विधायक कोटे से हो रहा निर्माण, 750 में से 250 फीट अधूरा, संविदक पर लगा आरोप। कटिहार के राजवाड़ा पंचायत में पोषक आहार का वितरण, गर्भवती और धात्री माताओं को मिला लाभ, कुपोषण घटाने का लक्ष्य। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव, उम्मीदवार को हिरासत में लिया, बीते दिनों नॉमिनेशन पेपर की हो गई स्क्रूटनी और 5 बजे जारी हो गया कैंडिडेट की लिस्ट। किशनगंज में 25,000 कैश और जेवर लेकर महिला लापता, पति ने दर्ज कराई एफआईआर, खेत में घास काटने को लेकर हुआ था विवाद। पूर्णिया में दिव्यांगजनों के लिए आज 20 फरवरी को विशेष शिविर, उड़ीद कार्ड बनवाने का सुनहरा मौका, अबोर के 24 पंचायतों में तैयारी पूरी। अररिया में पलासी पुलिस ने 9 लीटर नेपाली शराब पकड़ी, एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया, आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया। भारत नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पूरी, किशनगंज में नेपाल चुनाव से 72 घंटे पहले सील होगी सीमा, सुरक्षा पर बनी सहमति। अररिया में महाशिवरात्रि के 4 दिन बाद मनाया गया चौठारी, कार्यक्रम में पहुंचे हजारों श्रद्धालु, भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन। दोस्तों, बिहार विधान परिषद में गुरुवार को डीजे बजाने पर पुनः रोक को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। सदन में यह मुद्दा निर्दलीय एमएलसी वंशीधर वर्जवासी ने उठाया। उन्होंने कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने से कई लोगों की हृदयघात से मौत हो चुकी है। इसके अलावा शादी विवाह जैसे आयोजनों में गोलियां चलने की घटनाएं भी सामने आती रहती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। वंशीधर वर्जवासी ने यह भी आरोप लगाया कि जिन गाड़ियों पर डीजे बजाए जाते हैं उन पर ना तो वाहन नंबर होता है और ना ही कोई वैध पहचान, जिससे
जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उनके समर्थन में परिषद के अन्य सदस्यों ने भी डीजे बजाने पर सख्त रोक लगाने की मांग उठाई। मामले पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में स्पष्ट और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिहार में बिना अनुमति डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य को डीजे मुक्त किया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि बिना लाइसेंस चल रहे डीजे वाहनों को जब्त किया जाएगा। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण TRE-4 के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा की है। यह परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत 46,595 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो कक्षा 12 तक के लिए होगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए एक पंजीकरण पोर्टल खोला जाएगा और आवेदन प्रक्रिया मार्च में शुरू होगी। चौथे बिहार शिक्षक भर्ती में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आपको आवेदन करने से पहले जानना चाहिए। नंबर 1 में है निवास नियम। चौथे बिहार शिक्षक भर्ती में निवास नियम लागू किया जाएगा। कुल रिक्तियों का 85% बिहार के मूल निवासियों के लिए होगा। शेष सीटें अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए होंगी। नंबर 2, महिलाओं के लिए आरक्षण। बिहार की महिलाओं को TRE-4 भर्ती में 35% आरक्षण दिया जाएगा। नंबर 3 में है परिणाम की प्रक्रिया। इस बार प्रत्येक उम्मीदवार के लिए केवल एक परिणाम जारी किया जाएगा। पहले विभिन्न श्रेणियों में उम्मीदवारों के लिए कई परिणाम जारी किए गए थे। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस बार राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी और वह किसी अन्य दल को समर्थन देने के लिए नहीं बनी है। पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि AIMIM सिर्फ समर्थन देने के लिए राजनीति में नहीं आई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या मैं सिर्फ समर्थन देने के लिए ही जन्मा हूं? पहले यह भी पूछा जाए कि मुझे कौन समर्थन देगा। उनका कहना है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी का अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए AIMIM चाहती है कि उसकी आवाज भी सदन में पहुंचे। अख्तरुल ईमान ने केंद्र और राज्य की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और दलितों, पिछड़ों, दबे कुचले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें AIMIM का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाते हैं। देश में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती है तो वे सबसे पहले वहां खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि ओवैसी के हाथ को मजबूत किया जाए और AIMIM को राज्यसभा में पहुंचाया जाए, ताकि पार्टी संसद के उच्च सदन में भी अपने विचार मजबूती से रख सके। दोस्तों, बिहार विधानसभा में गुरुवार को यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा जोर शोर से उठा। प्रश्नकाल के दौरान नरकटिया से विधायक विशाल कुमार ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि खाद की कालाबाजारी में पदाधिकारियों और डीलरों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित अधिकारियों और डीलरों के मोबाइल लोकेशन की जांच कराई जानी चाहिए। इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सदन को बताया कि वर्ष 2025-26 में खरीफ और रबी दोनों मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया गया है। मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में आवश्यकता से अधिक खाद की आपूर्ति की गई है और कालाबाजारी पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 19 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पूरे बिहार में अब तक 419 डीलरों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं और 104 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। मंत्री के जवाब के बाद भी सदन में हंगामा थमा नहीं। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में यूरिया की तस्करी नेपाल तक हो रही है। उन्होंने इसे गंभीर समस्या बताते हुए सीमा क्षेत्रों में और कड़ी निगरानी तथा सख्त कदम उठाने की मांग की है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर कोशिश सही दिशा में ना हो तो वह कोशिश बेकार हो जाती है। बिहार की रहने वाली संस्कृति ने अपनी कोशिश को सही दिशा देते हुए UPSC का एग्जाम क्रैक कर इतिहास रच दिया है। UPSC का एग्जाम काफी कठिन माना जाता है। इस एग्जाम को पास करने के 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू शामिल है। इसके बाद वो IAS, IPS और IFS बनते हैं। बिहार में जन्मी संस्कृति त्रिवेदी ने UPSC का एग्जाम क्रैक कर इतिहास रचते हुए 17 रैंक हासिल की है। संस्कृति देवी का जन्म बिहार का जमुई जिले में हुआ है। वह बचपन से ही IAS बनने का सपना देखती थी, जो साल 2024 में पूरा हुआ। उन्होंने बिना किसी कोचिंग की मदद के भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया है। बेटी के IAS बनने से घर में काफी खुशी का माहौल है।
दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में एक क्रूर हत्याकांड ने पूरे इलाके को अस्तव्यस्त कर दिया है। बेटी के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करने पर पिता संतोष वर्मा को सड़क पर बाट से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये वारदात मंगलवार रात मेन रोड पर हुई, जहां आरोपी ने पूर्व से चल रहे विवाद को लेकर पिता पर हमला बोल दिया। मृतक के पुत्र दिलीप वर्मा ने मुख्य आरोपी मंटू तुरहा और उसके भाइयों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और लोग इस घटना को लेकर सदमे में है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव अब राजनीति से तौबा करने जा रहे हैं। राजनीति में आने की अटकलों पर साफ जवाब देते हुए खेसारी लाल ने कहा कि वे महज एक कलाकार है और बस कलाकार ही रहना चाहते हैं। खेसारी ने राजनीति रास नहीं आने की बात करते हुए कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, वहाँ झूठ बोलना पड़ता है और मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ। मैं कलाकार हूँ, राजनीति नहीं करूंगा। उनका कहना है कि वो हमेशा सच बोलने में यकीन रखते हैं। वो कलाकार है और उन्हें उसी तरह देखा और पहचाना जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार में जुर्म की दुनिया अब इस कदर बेखौफ हो चुकी है कि चोर उचक्के इबादत गाहों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ताजा वारदात बिहार के मधुबनी जिला के सकरी थाना इलाके के भवानीपुर गांव की है, जहां मिथिलांचल के मशहूर उग्रनाथ मंदिर में बदमाशों ने रात के अंधेरे में बड़ी सेंधमारी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आधी रात के बाद नामालूम चोरों ने मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। बेखौफ अंदाज में भगवान पर चढ़ा सोने का मुकुट उतार लिया और फिर दान पेटी को तोड़कर उसमें रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों रुपए की संपत्ति पर बदमाशों ने डाका डाल दिया और मौके से फरार हो गए। सुबह जब पुजारी पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो टूटा ताला और बिखरा सामान देख उनके होश उड़ गई। अंदर का नजारा देख गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते बड़ी तादाद में ग्रामीण मंदिर परिसर में जमा हो गए। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और इसे धार्मिक भावनाओं पर भी सीधा हमला बताया जा रहा है। नीतीश के मंत्री विधायक विधानमंडल में बैठकर पीते हैं शराब, सूखे नशे की चपेट में पूरा बिहार, सुनील सिंह का बड़ा दावा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल में गुरुवार को शराबबंदी को लेकर सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार ने सरकार और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुनील कुमार ने दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के कई मंत्री और विधायक रोजाना शराब का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि बिहार विधानमंडल परिसर में भी शराब की बोतलें खुलती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वह किसी मंत्री या विधायक का नाम नहीं लेंगे। आरजेडी एमएलसी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून लागू कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 25,000 करोड़ रुपए का एक समानांतर कारोबार खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में बिहार की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ी है और राज्य उड़ता पंजाब जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है। सुनील कुमार का आरोप है कि छोटे छोटे बच्चे तक सूखे नशे की चपेट में है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। कानून व्यवस्था पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा, विधान परिषद के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती हत्या, दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जवाब की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में हालात बेहद चिंताजनक है। रेप, हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार हालात पर नियंत्रण करने के बजाय अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करता रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष झुकने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है, लेकिन राज्य की बेटियां डरने वाली नहीं है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। इस दौरान राबड़ी देवी ने हाल ही में मैट्रिक परीक्षा से जुड़े एक मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक छात्रा को केवल कुछ मिनट देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। राबड़ी देवी ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने छात्रा को केंद्र में प्रवेश से रोका, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई छात्र 2, 4 या 5 मिनट भी देर से पहुंचता है तो उसे परीक्षा देने से रोकना कौन सा नियम है।
बिहार में अब 2 गुना होगा विधायक फंड। सदन में एकजुट हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, नीतीश सरकार से की मांग। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक सुर में नजर आए। विधायकों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मांग उठाई कि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए किया जाए। कई विधायकों ने कहा कि वर्तमान राशि से क्षेत्र में विकास कार्यों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। बढ़ती आबादी, महंगाई और आधारभूत संरचना की मांग को देखते हुए निधि दोगुनी करना आवश्यक है ताकि सड़क, सामुदायिक भवन, पेयजल और अन्य स्थानीय परियोजनाओं को गति मिल सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों की मांग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि योजना एवं विकास मंत्री इस मामले की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार उचित घोषणा भी करेंगी। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब किसानों को अपने नजदीकी दुकानों में खाद की उपलब्धता जानने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग जल्द ही बिहार कृषि ऐप में एक नई सुविधा जोड़ने जा रहा है, जिसके माध्यम से किसान अपने क्षेत्र की खाद दुकानों में उपलब्ध यूरिया, DAP समेत अन्य उर्वरकों की मात्रा और कीमत की जानकारी सीधे मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकेंगे। कृषि विभाग ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐप को इस तरह अपडेट किया जा रहा है कि किसान अपने जिले, प्रखंड या पंचायत के आधार पर नजदीकी लाइसेंसधारी खाद दुकानों की सूची देख सके। इसके साथ ही संबंधित दुकानों में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा और निर्धारित मूल्य भी ऐप पर प्रदर्शित होगा। विभाग का मानना है कि इस पहल से खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। अक्सर बुआई के मौसम में किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ता है और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आती है। नई डिजिटल व्यवस्था से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस दुकान में कितनी खाद उपलब्ध है, जिससे अनावश्यक अफवाहों और जमाखोरी पर रोक लगेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य की सियासत का केंद्र 5 रिक्त हो रही राज्यसभा सीटों पर आ टिका है। इन सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है और 16 मार्च को मतगणना के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस बार राज्यसभा में भाजपा का आंकड़ा बढ़ सकता है। खबरों के मुताबिक पार्टी 3 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। गौरतलब है कि जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें भाजपा का एक भी सांसद शामिल नहीं है। इनमें राष्ट्रीय जनता दल के अमरेंद्र सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा तथा जनता दल यूनाइटेड की रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह शामिल है। ऐसे में भाजपा के पास अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का अवसर दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव की गणित भी दिलचस्प है। निर्वाचित होने के लिए आवश्यक मतों की संख्या तय करने का फॉर्मूला यह है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या में 1 जोड़कर उसे रिक्त सीटों की संख्या से विभाजित किया जाता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। इसमें 1 जोड़ने पर संख्या 244 होती है। जब इसे 5 सीटों से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 40.8 के आसपास आता है। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ है कि एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा में गुरुवार को डिजिटल लाइब्रेरी योजना को लेकर अहम जानकारी साझा की गई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि प्रदेश के 85 प्रखंडों में चालू वित्त वर्ष के भीतर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। स्थानों पर भवन और जगह चिन्हित कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त 158 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है। ये जानकारी उन्होंने विधायक आलोक मेहता द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी है। सरकार का लक्ष्य सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के मसूरी में मंगलवार को मैट्रिक परीक्षा छूटने के कारण छात्रा ने तनाव में आकर अपनी जान दे दी है। छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। खैर जवा गांव की निवासी कोमल बरनी स्थित परीक्षा केंद्र समय पर नहीं पहुंच पाई थी। इसकी वजह सड़क जाम बताया गया था। देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने पर केंद्र प्रबंधन ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार घर लौटने के बाद दुखी छात्रा बिना बताए गई वह पटना गया रेलखंड पर स्टेशन छोटकी मसूरी होल्ड के बीच महाराजक गांव के पास ट्रेन चपेट में आ गई। परिजनों की ओर से समझाने के बाद वह भी काफी तनाव में थी। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों ने जानकारी दी है कि वो अपनी मैट्रिक की परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित थी। मंगलवार को जब वो बरनी केंद्र के लिए निकली तो रास्ते में लगे भारी सड़क जाम के कारण वह केंद्र तक नहीं पहुंच सकी। जब वह केंद्र पहुंची तो एंट्री टाइम खत्म हो चुका था। गेट न खुलने की परीक्षा छूटने की खबर से वह काफी तनाव में आ गई थी। वह घर आकर काफी देर तक परीक्षा छूटने को लेकर विलाप करती रही।
दोस्तों, गोपालगंज के मांझागढ़ थाना में तैनात डायल 112 की सिपाही से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही महकमे में हड़कंप मच गया है। वीडियो में सिपाही ने संगीन इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि उनका सरकारी हथियार छीन लिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे पूरे मामले को भ्रामक और बेबुनियाद करार देते हुए विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सच्चाई सामने रखी है। जिला पुलिस के मुताबिक संबंधित सिपाही सुनील कुमार के व्यवहार में पिछले कुछ समय से अचानक चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालात को भांपते हुए तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने स्टेशन डायरी में विधिवत एंट्री दर्ज कराई। किसी अप्रिय वारदात की आशंका को देखते हुए एहतियातन उनके पास मौजूद सरकारी पिस्टल को सुरक्षित जमा कर लिया गया। 30 जनवरी 2026 को सनहा दर्ज कर हथियार को पुलिस लाइन के मालखाना में नियमों के तहत जमा किया गया और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। बावजूद इसके सिपाही ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने साफ किया है कि हथियार जब्ती की पूरी कार्रवाई कानूनी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि सिपाही मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहे थे और अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक लहजे का इस्तेमाल कर रहे थे। एहतियात के तौर पर रिपोर्ट दर्ज कर उनका पिस्टल सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, किशनगंज की जीवन रेखा रमजान नदी के सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन और संरक्षण का कार्य अब गति पकड़ चुका है। नगर परिषद क्षेत्र के बीच से बहने वाली इस नदी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाने के लिए बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण विभाग द्वारा लगभग 9 करोड़ 87 लाख रुपए की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत ढेकसरा पुल से मझिया पुल तक लगभग 9.5 किलोमीटर की लंबाई में नदी गाद उड़ाई, चैनलाइजेशन और सर्विस रोड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। दोस्तों, बिहार राज्य हज समिति पटना द्वारा मधुबनी से कुल 57 हज यात्रियों का चयन किया गया है। इन यात्रियों की सूची जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय मधुबनी को सौंप दी गई है। यात्रा से पूर्व उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और टीकाकरण के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। डीपीआरओ परिमल कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर सिविल सर्जन ने एक मेडिकल टीम का गठन किया। इस टीम ने हज यात्रियों को मेनिंजाइटिस वैक्सीन, सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई। टीकाकरण कैंप का आयोजन मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण सह जिला कल्याण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, सदर अस्पताल मधुबनी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरशद हुसैन और राज्य हज निरीक्षक आसिफ इमाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दोस्तों, होली के मौके पर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रह रहे बिहार के लोगों के लिए घर आना मुश्किल हो गया है। वजह ट्रेन की टिकट नहीं मिल रहे और प्लेन का किराया बढ़ गया है। दिल्ली से पटना फ्लाइट की टिकट की कीमत 13,000 रुपए तक पहुंच गई है। 1 मार्च को मुंबई से पटना आने वाली फ्लाइट की टिकट की कीमत 16,000 रुपए तक पहुंच गई है। इसी दिन नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए फ्लाइट की टिकट की कीमत से अधिक है। बुधवार शाम तक नई दिल्ली के सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की टिकट की कीमत 15,497 रुपए है। 1 मार्च को ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों से पटना आना हो तो कंफर्म टिकट पाना कठिन है। 2 मार्च की स्थिति भी ऐसी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब होली स्पेशल 200 बसें चलाई जाएंगी। आपको होली स्पेशल ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल सकता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे 285 होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। आप अगर दिल्ली से पटना ट्रेन से आना चाहते हैं तो टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। रेलवे ने 9 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह से चलाया जाएगा। सीमांचल एक्सप्रेस के अमृत भारत एक्सप्रेस तक कई ट्रेनों में सीट नहीं है। बाकी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि टिकट कंफर्म होने की उम्मीद करना मुश्किल है।